थैंक टू इवन यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, जब हमारे बच्चे वहां फंस गए थे। आपको याद हो, इट इज ओनली इंडिया फॉर विच द सीज फायर हैज हैपेंड, और हमारे इंडिया का फ्लैग लगी हुई बस को ना यूक्रेनियन फोर्सेस ने अटैक किया, ना रशियन फोर्सेस ने अटैक किया। और मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स हैव कम आउट सक्सेसफुली। केवल एक व्यक्ति की डेथ हुई थी, वो जो कि ग्रोसरी स्टोर में अपना सामान लेने गए थे और बाई चांस बगल में मिसाइल अटैक हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई। सो दिस शोज कि जमीन से लेके और हाईएस्ट लेवल तक किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कंट्री में आ रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट Y20 themes, so the first theme is democracy and governance. But in this context, I would like to remind on 15th of August last year, 2022, when the Prime Minister has addressed from Red Fort, he has said कि 75 वर्ष पूर्ण नहीं हुए, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू एरा फ्रॉम 75th ईयर टू 100th ईयर, यानी when we will complete a century, then we are having a certain specific targets in our mind. हमें वहां पहुंचना, which is the legitimate natural due of this country. तो उसको उन्होंने कहा यह अमृत काल है, अर्थात स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समाप्त नहीं हुआ है, यह अमृत काल की शुरुआत हुई है। तो हम कहेंगे यह अमृत काल का उषा काल है। उषा काल समझते हैं बच्चे कि नहीं? मॉर्निंग में जब सनराइज होना होता है तो सबसे पहले आकाश लाल कलर का होता है ना, उसे उषा काल कहते हैं। अब आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते हम लोग इतना अपने मूल चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। खैर एनीवे, तो ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अमृत काल। पर उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 5 प्रण भी हमारे माइंड होने चाहिए। नंबर 1, इंडिया को डेवलप्ड स्टेट बनाना है बाई 2047, इकोनॉमी में नंबर 1 पे ले जाना है। सेकेंड, उन्होंने कहा इसके लिए गुलामी की मानसिकता से अपने मन को पूरी तरीके से अलग करना है। नंबर 3, अपनी विरासत पर गर्व करना है। और नंबर 4, इसके लिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, इन कोहेरेंस, इन कोऑर्डिनेशन, नॉट इन सेपरेशन। तो अब अगर आप देखें तो जो उन्होंने कहा और जो Y20 का फर्स्ट थीम है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पहले इसी में पॉइंट में आइए कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो गुलामी की मानसिकता से कैसे अपने को अलग करना है। हम ये कहते हैं वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट फुल ट्रुथ। वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। लोकतंत्र हमारे यहां शुरू हुआ, और किस तरीके का लोकतंत्र था ये सामान्य नहीं। जैसे आप लोग कहेंगे, अगर बच्चों ने, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, फिर भी इन्होंने जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो पता होगा सबसे पहले कहां से आई डेमोक्रेसी। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में आया 1215 में, दैट इज बिकम लाइक सम वॉट टूडेज पार्लियामेंट। और किंग जो था वो अपने दम पर डिसीजन नहीं ले सकता था, वो पार्लियामेंट से अप्रूव करके डिसीजन लेते थे। दिस इज 1215 मीन्स 13th सेंचुरी। बट हमारे यहां क्या था, 11th सेंचुरी में कर्नाटक में अनुभव मंडपम संत बासवन्ना के थे, जिसमें लोग बैठ के डिसीजंस लेते थे। भगवान बुद्ध के समय में वैशाली के गणराज्य थे, इट्स अराउंड 2500 ईयर्स बैक, और वहां बैठकर निर्णय होते थे। वैदिक काल में सभा, समिति, विदथ और गण होते थे, जहां बैठकर डिसीजन होता था। और वो सभा वर्ड से ही आज जो इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आया है, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द वैदिक सभा। तो हमारे यहां ये डिसीजन लेने का प्रोसेस था, वो तो छोटी सी बात है। हमारे यहां वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड जिसने डेमोक्रेसी और ओपननेस को रिलीजियस मैटर में भी एक्सेप्ट किया। सिर्फ हमारे यहां वैदिक काल में वेदों पे शास्त्रार्थ होता था, यानी एक आपको थॉट बताया गया, उस पे यू आर हैविंग एन ओपन डिस्कशन, और फिर डिस्कशन के बाद जो तय होगा वो डिसाइड किया जाएगा। इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी सिविलाइजेशन, एनी रिलीजन, एनी कल्चर, देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन रिलीजियस टेक्स्ट। जो कह दिया गया उसे मान लो, लेफ्ट राइट का कोई स्कोप नहीं है। सिर्फ हमारे यहां वो ओपननेस थी। सो द डेमोक्रेसी वॉज इनबिल्ट टोटली
not only into the society but into the culture, even into the religion. That's why we are saying that we are the mother of democracy. और एक और बात कहना चाहेंगे, आप सबके तो स्कूल का नाम ही इतना अच्छा है, लोटस वैली। अब ये बताइए, इस लोटस को देखिए, यहां मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, यहां पे भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो लोटस है ना। ये बच्चों को सबको पता है लोटस क्यों है, किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। वाई इट इज लोटस? मतलब हमारे द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन माइट हैव सम आइडिया, दैट्स व्हाई दे हैव सेलेक्टेड लोटस। यू नो, लोटस के अंदर क्या चीज है वो आप समझिए, तब आपको यह बात समझ में आएगी। लोटस वो है, हम सब यहाँ स्टडी करते हैं। अभी मैं बाहर आ रहा था तो बच्चे माँ सरस्वती की वंदना कर रहे थे। तो इफ यू वांट टू अटेन टू थिंग्स, एवरीबडी इन सर्च ऑफ टू थिंग्स इन लाइफ, नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी। नॉलेज की देवी कौन है? माँ सरस्वती। वो किस पे आती हैं? श्वेत कमल पे, लोटस पे। और प्रॉस्पेरिटी की है माता लक्ष्मी, वो किस पे बैठती हैं? लोटस पे। तो दोनों लोटस पे हैं। अब आप देखिए, सिर्फ इतना नहीं है, भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं। भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए कमल चढ़ाए जाते हैं। भगवान बुद्ध की फोटो आप अपने ही इसी उसमें देखिए, भगवान बुद्ध कमल पे बैठे हैं। माना जाता है कि उनके जन्म के समय ही कमल खिला था। भगवान महावीर जब उत्पन्न हुए तो उनकी माता को स्वप्न में माना जाता है जैन धर्म में कि उनको कमल दिखा था। तो कमल का भारतीय संस्कृति में इतना गहरा अर्थ है। और इतना ही नहीं है, कमल एक ऐसा फूल है, इसका आप नेचुरल एंगल भी समझिए। यह माना जाता है कि सूर्य के उगने से कमल खिल जाता है। पहले वो बंद रहता है, द मोमेंट सन अराइजेज वो खुल जाता है। इवन इसका एक काउंटर भी होता है, कुमुद। कुमुद वर्ड सुना आप लोगों ने? कुमुद वो वाला कमल है जो चंद्रमा के खिलने पर खिलता है, और कमल है जो सूर्य के खिलने पर खिलता है। ये इस बात का सिंबल जानते क्या है? कि हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की एनर्जी है वो क्लोज्ड होती है। जैसे ही लाइट ऑफ सन पड़ा और वो फुल कैपेसिटी में ब्लूम होकर सामने आ जाता है, इस मीन्स कि कमल ही वो पुष्प है जो हमारे अंदर की कॉन्शियस एनर्जी के इवॉल्व होकर विद द लाइट ऑफ नॉलेज फुल कैपेसिटी में आने को सिंबलाइज करता है। इसलिए नेचर हो, कल्चर हो या नेशन हो, सब जगह कमल को ये सोचकर भारत का राष्ट्रीय पुष्प या नेशनल फ्लावर बनाया गया। और इसीलिए आप देखें कि ये Y20 के लोगों में, G20 के लोगों में भी यही कमल है। अब देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर ये तो सच है कि जब कमल खिलेगा तभी प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज दोनों आती है। मगर एक मैं बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस पे कोई इशू बनाने की कोशिश करते थे, भारत का जो नेशनल फ्लावर है वो ये वाला कमल है, आप देख रहे हैं ना यूं। और जो हमारा वाला है उसमें 5 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। तो जो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि देयर वाज सम पॉलिटिक्स, द प्रॉब्लम इज कि इंडिया की नेशनल जो भी आइडेंटिटी है, जो भी हमारे सिंबल्स हैं, उनको पॉलिटिक्स से बियॉन्ड रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा, और आपको पता है जब ये आपकी कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन में कमल का कितना महत्व है। कबीर, संत कबीर का नाम तो सबने सुना होगा। उनका बड़ा एक फेमस भजन है, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, जो इस हमारे शरीर के लिए कहा गया है। वो कहते हैं ना, 5 तत्व का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, और 9-10 मास बिनन मान आगे, दिन दिन मैली कीनी। उसमें एक लाइन है, अष्ट कमल दल चरखा सोहे, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। यानी 8 कमल हैं जो हमारे कॉन्शियस के एवोल्यूशन के हैं, और 5 तत्व से बनी हुई है हमारा शरीर है, और 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसलिए मैंने कहा कि सिंस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लोटस वैली, तो लोटस क्या है इसको गहराई से समझिए, तो भारत और भारतीयता साफ समझ में आ जाएगी। और दोनों का कनेक्शन भी क्या है? भारत हमारे देश का नाम है। ये भारत वर्ड का अर्थ क्या है? आप में से कितने लोगों को पता है?
भारत शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना। भा मतलब होता है लाइट, रथ मतलब लगा हुआ, रथ का होता है ना कार्यरत, फला कार्यालय में कार्यरत है, ठीक है। तो भारत मीन्स ज्ञान के, लाइट के अनुसंधान में लगा रहे, दैट विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो हमारा देश इस बात का प्रतीक है कि हम परपीचुअल परस्यूट ऑफ नॉलेज में रहते हैं, और आपका जो स्कूल है वो इसका प्रतीक है कि नॉलेज ब्लूम कैसे होती है। और एक बात और आपको बताऊं, अक्सर हमें खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं रहता है। अभी कहा कि सरस्वती जी कमल पे विराजती हैं, यू नो, जापान में एक देवी हैं जिनका नाम है बैजेंटीन। शी इज नोन एज गॉडेस ऑफ विजडम, ठीक। शी सिट्स ऑन ए लोटस एंड शी इज हैविंग वीणा इन हर हैंड। अब बताने की जरूरत है कि वो क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जापान तक इंपैक्ट है। और वेस्ट में आप जाइए तो वॉशिंगटन डीसी में, जैसे यहां आप दिल्ली में जाएं तो अलग अलग राज्यों के नाम पे भवन है ना, हरियाणा भवन है, महाराष्ट्र भवन है, उत्तर प्रदेश भवन है। आप अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में जाएं तो वहां अलग अलग वहां के राज्यों के नाम के ऊपर सड़कों का नाम है। तो उसी में से एक मैसाचुसेट्स एवेन्यू है जो मैसाचुसेट्स स्टेट के नाम पे है, उस पर इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? वर्ल्ड का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर आप जाएंगे तो सरस्वती जी की करीब 12 फुट ऊंची व्हाइट मार्बल की प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं और वो कमल के ऊपर ही खड़ी हुई हैं। वो कहते हैं दिस सिंबलाइजेज आवर कल्चर, उसका रिलीजन से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैसाचुसेट्स अमेरिका ऑन द वेस्टर्न पार्ट और जापान ऑन द ईस्टर्न पार्ट हमारा प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जो हमने कहा कि हमें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने गुलामी की मानसिकता से अपने को बाहर आना है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमागों में ऐसी सेटल्ड हैं, बड़े सटल वे में सेटल्ड हैं कि हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे मैं आपसे किसी से पूछूं कि इंडिया में रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी अराउंड 1947, तो 10-12% के आसपास थी। आपसे पूछें कि अच्छा 1847 में क्या रही होगी, आप कहेंगे 2-3% रही होगी। इफ आई आस्क यू कि 200 ईयर्स बैक इंडिया में रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी, अराउंड 1820, आप कहेंगे 1-2% रही होगी। फैक्ट जानते क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर, सन 1812 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में सबमिटेड रिपोर्ट्स के आधार पे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर्स ने एक एक कलेक्टर को पर्सनल ऑर्डर दिया था कि कोई इंपेरिकल सर्वे नहीं है, उन्होंने कहा था एक एक स्कूल का फिजिकल रिकॉर्ड लेकर कि अगर इस स्कूल में 39 है तो 39, 29 है तो 29। विलियम एडम्स की रिपोर्ट है, बंगाल प्रेसिडेंसी यानी आज का पूरा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम जिसमें आता था, और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट जिसमें आज का ऑलमोस्ट इंटायर साउथ इंडिया आता था। वो कहता है भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और इसमें गुरुकुल स्कूल नहीं है, गुरुकुल स्कूल नहीं माना है, तब माना है कि वो है और 90% से ऊपर रेट ऑफ लिटरेसी। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में इस ढंग से सेटल्ड हैं, उससे बाहर आने की जरूरत है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे साइंटिफिक अचीवमेंट में हम तो बहुत पीछे रह गए थे, तो वेस्ट से हमने सीखा है। अब ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जल रही है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, ठीक है। और ये रेडियो वेव्स का मार्कोनी ने, मगर दोनों का तो जेसी बोस ने किया था। पेटेंट हमें नहीं मिला। इवन अब एज लेट एज 1975 और अब 2005 में आके पहली बार इस बात को रिकॉग्निशन मिली है कि जगदीश चंद्र बोस ने पहले ये वायरलेस का सिग्नल भी बना लिया था और एडिसन का बल्ब भी बना लिया था, और पेटेंट का हमारे यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस जमाने में ना इस ढंग से कम्युनिकेशन के मीडियम थे, ना इसका पता था कि कौन पेटेंट करेगा। दूसरा एग्जाम्पल आपसे कहता हूं, भारत का पहला नोबेल प्राइज मिला सर सीवी रमन को। सीवी रमन को किस चीज के लिए मिला था? फिजिक्स के लिए, रमन्स इफेक्ट के लिए। और रमन्स इफेक्ट था, ये जो समुंदर है, ओशियन नीला नजर आता है ना, तो ये पहले माना जाता था कि चूंकि आसमान नीला है
उसका रिफ्लेक्शन समुद्र पे पड़ता है, इसलिए समुद्र नीला नजर आता है। मगर ये सीवी रमन ने बताया, वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि आसमान नीला क्यों दिखता है? देखिए बहुत कम बच्चों को पता है अभी खैर ये लोग छोटी क्लासेस में होंगे। आसमान नीला इसलिए दिखता है कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो आसमान आपको नीला दिखता है। तो उन्होंने बताया कि उस स्कैटरिंग की वजह से ही आसमान नीला दिखता है और उसी की वजह से समुद्र नीला दिखता है, इसलिए रमन इफेक्ट पाया गया। पर डॉक्टर सीवी रमन वॉज नॉट द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। दिस इज ऑल्सो हाफ ट्रूथ। यू नो द फुल ट्रूथ? फुल ट्रूथ इज ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन व्हाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो आप सोचिए हम वहां पे खड़े हुए। सेकेंड थिंग, आप में से कि डीएनए का नाम तो सबने सुना होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर पहले किसने बनाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने 67 में, और उनके साथ ही उस स्ट्रक्चर बनाने का नोबेल प्राइज किसको मिला? हरगोविंद खुराना जी को, हु वाज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो एक बार फिर यानी आप ये समझिए, फंडामेंटल फिजिक्स में भी है और फंडामेंटल सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में भी हमने यह अचीवमेंट पाया। और अगर आपसे पूछूं कि 21st सेंचुरी की अभी तक की, इन द लास्ट 22 ईयर्स, बिगेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? इट इज गॉड पार्टिकल which was discovered in 2012, 1st of July 2012 in CERN laboratory. What is God particle? Its real name is Higgs boson. वो तो चलता हुआ भाषा में उसको God particle कहते हैं। It is considered that this is the fundamental particle which is the fundamental base of all the particles of this universe. वहीं से सब कुछ बना है। तो इसलिए उसको गॉड पार्टिकल वर्ड बोला गया। पर आप में से कितने लोगों को पता था कि उसका नाम हिग्स बोसॉन है? कईयों को पता है, पर हिग्स बोसॉन क्यों है ये पता है? देखिए इनको पता है। और देखिए, बिकॉज देयर वर 2 साइंटिस्ट हु हैव गिवन दिस थ्योरी 50 इयर्स बैक कि इस ढंग का एक पार्टिकल होना चाहिए। वन वॉज मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, उनके नाम से हिग्स है। और बोसॉन नाम जानते किसके नाम से? अनदर साइंटिस्ट वॉज सत्येंद्र नाथ बोस ऑफ इंडिया, वहां से बोसॉन नाम है। तो आप ये समझ लीजिए कि 21st सेंचुरी की बिगेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी पर भी हम नजर आ रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारी गुलामी की मानसिकता से हमको बाहर निकलने की जरूरत है, और तब ये जो न्यू वर्ल्ड इमर्ज होके आने वाला है, क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए ही होगा। 25 साल के बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे। ये जो बच्चे हैं यही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठकर कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, अच्छे देश का संचालन कर रहे होंगे। पर उसके लिए सबसे पहले ये देश क्या है और हमारा टारगेट क्या है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं। जब कहा जाता है डेवलपमेंट की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, प्रॉस्पेरिटी की बात करिए, इकोनॉमी की बात करिए, मान लीजिए हम बन गए डेवलप कंट्री, तो फिर क्या होगा? आज अमेरिका डेवलप कंट्री तो है, कोई भी जाके स्कूल में गोली चला दे रहा है। मतलब किसी को भी, इसका क्या रीजन है? यू आर ऑन द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हाइट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, फिर क्या हो गया? अगर इसी में सब कुछ था तो अमेरिका में ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसका कारण जानते क्या है? इसीलिए अभी जब वंदे मातरम हो रहा था तो हम कहते हैं ना कि भारत माता, हम भारत माता की जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम किसी चीज को मटेरियल नहीं मानते हैं। हमारे लिए ये देश एक कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। इसलिए जब हम इसके साथ एक अलग प्रकार का डिवोशनल रिलेशन रखते हैं जो दूसरे देश अपने साथ नहीं रखते, वो केवल मटेरियल पे रहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, इफ आई आस्क यू कि ह्यूमन में और एनिमल में क्या डिफरेंस है? देयर आर 4 थिंग्स विच आर कॉमन इन ह्यूमन एंड एनिमल। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, खाना खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, फियर एंड बॉडीली प्लेजर्स। जो दुनिया के देश सिर्फ इन 4 में घूमते रहते हैं, इन्हीं 4 में घूमते रहते हैं, उनका हश्र वही होता है जो वेस्टर्न कंट्री से लेकर अमेरिका तक दिख रहा है। कितना भी पैसा आ जाए, पैसे में सुख नहीं होता है। और यह बात कहां से आई? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा
भारत को भी समझिए। आप सब ने रामायण की कथा सुनी है ना, रामायण में एक सोने के हिरन की कथा सुनी है कि जब सीता जी वन में थी तो उनको सोने का हिरन दिखाई पड़ा और सोने का हिरन के पीछे उन्होंने भगवान को भेज दिया और उसके बाद सीता हरण हो गया था। ये सोने का हिरन जिसको क्या कहते हैं, वो कौन सा राक्षस था, उसका नाम था मारीच। और मृग कहते हैं संस्कृत या हिंदी या ज्यादातर भारतीय भाषाओं में हिरन को, डियर को, मृग मारीच। अब देखिए हिरन किसका प्रतीक है? ए वेरी पीसफुल ब्लिसफुल प्लेजर ऑफ योर लाइफ। आप शांति से बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, हिरन चलता हुआ दिख रहा है, सुख शांति का प्रतीक। और सोना किसका प्रतीक? पैसा। सोने का हिरन नहीं होता, मतलब सिर्फ पैसे में वास्तविक सुख नहीं होता, मगर संसार में आकर हम भ्रम में आ जाते हैं कि सोने का ही हिरन है। और जब आपके अंदर की ईश्वरीय शक्ति आपको समझाती है कि ऐसा नहीं होता, कि पैसे से ही सब कुछ सारा सुख शांति मिलती है, तो आप क्या कहते हैं उसको? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर आप उस सारी शक्ति को लगा देते हैं उसी के पीछे, और उसके बाद समस्या हो जाती है। यहां पे मैं एक और बात कहूं, आपने अंग्रेजी में मिराज वर्ड सुना है ना? ये मिराज वर्ड इसी मरीचिका से निकला है। बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में हैं, इससे निकल के बाहर आई है। अंग्रेजी में गो शब्द सुना है ना? गो मतलब जाना, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। गोचर एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग होता है। रामचरितमानस में लिखा है गो गोचर लग जहां मन जाई तो जानो माया भरमाई। इसका मतलब जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक आपकी इंद्रियों की शक्ति जाती है, योर ऑल सेंसेस कैन गो, दैट्स ऑल इज माया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भारत हमारा यदि उस स्थिति में आएगा जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो हम सिर्फ डेवलप नहीं होंगे, हम दुनिया को दबाने के लिए डेवलप नहीं होंगे। हमारे यहां वो स्थिति नहीं होगी कि कोई एक दूसरे को मार रहा होगा। हम दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए खड़े होंगे। हम दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम दुनिया में जगत गुरु बनने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज पावर इज देयर टू डोमिनेट एंड गुरु इज देयर टू मोटिवेट। तो इंडिया इज राइजिंग टू मोटिवेट द वर्ल्ड, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे तो बड़ी थ्योरेटिकल सी बात लगती, कहीं प्रैक्टिकल है क्या? छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2014 में जब इंटरनेशनल योगा डे बना, आज जून के महीने में जब हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, और सारे के सारे दुनिया के, उसकी खासियत जानते क्या थी? 173 कंट्रीज in United Nations not only supported, they have become the second proposer of that. It has never happened in the history of UN. Any resolution doesn't have more than 170 countries become the second proposer. और आज अगर दुनिया के 170 देशों में लोग बैठकर वो योग करते हैं, ये क्या है? ये डोमिनेट कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है? ये हम उनको दबा नहीं रहे हैं, और वो ऐसा मोटिवेशन है जो उनकी पर्सनल कॉन्शियसनेस, पर्सनल हेल्थ और पर्सनल लाइफ तक को जाके मोटिवेट कर रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या मोटिवेशन होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए। आज दुनिया में सारी लड़ाई किस बात को लेके है? कि एक देश दूसरे देश को कब्जा कर ले, एनेक्सेशन, डोमिनेशन या डोमिनेट कर ले, या सब्जुगेशन, कोई ट्रीटी के तहत उसको अपने कंट्रोल में कर ले। यही तो हो रहा है ना। रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, एक जमाने में चाइना ने किया था, अब चाइना ताइवान पे आंखें लगाए हुए है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। पूरी दुनिया में यही तो है ना, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। बट हम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या एग्जाम्पल देंगे? भगवान राम ने जब लंका को जीता था तो क्या एनेक्सेशन किया था उसका? नहीं किया था। क्या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिया था, अपना कोई वॉइस रॉय बैठा दिया था, सब सब्जुगेशन किया था? नहीं किया था। या कोई ट्रीटी साइन कराई थी कि तुमको शासन हमारे हिसाब से चलाना पड़ेगा, यानी डोमिनेशन किया था? नहीं किया था। केवल मोटिवेशन किया था टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ।
इसलिए वी आर द ओनली कंट्री, ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। हमने दुनिया को कभी जीतने की कोशिश नहीं की, हमने जीतने की कोशिश की तो अपने को। तो व्हेन इंडिया विल इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे Y20 में जो थर्ड वो है कि एरा ऑफ पीस विद नो वॉर। अगर एरा ऑफ पीस विद नो वॉर आना है तो वो तभी आएगा जब भारत सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन में होगा, तो सबको समझ में आएगा कि सब मिलकर साथ में रह सकते हैं बगैर लड़े हुए, और वो आज भी दिख रहा है। इफ आई आस्क यू नेम ए सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हैविंग ऑल द रिलीजन्स ऑन अर्थ, इट इज ओनली इंडिया। ज़ोरास्ट्रियंस, पारसी अपनी जन्मभूमि ईरान से खत्म हो गए, भारत में हैं, बहुत प्रॉस्परस हैं। मतलब होमी जहांगीर भाभा से लेके JRD टाटा तक, और अभी कोविड वैक्सीन बनाने वाले आधार पूनावाला तक पारसी कम्युनिटी प्रॉस्परस हो रही है। इजराइल, ज्यूज, जब इजराइल बना उसने अपनी हिस्ट्री लिखी कि दुनिया भर में ज्यूज के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, सबको डॉक्यूमेंट किया गया। सिर्फ एक कंट्री था इंडिया जहां के ज्यूज ने लिखा, फॉरगेट अबाउट द परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग। और इससे मजेदार बात आपको बताऊं, इफ आई आस्क यू नेम ए सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हैविंग ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम में 72 फिरके होने की मान्यता है। अगर आपसे पूछा जाए एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हों, वो 56 मुस्लिम देशों में से एक भी नहीं है, वो भारत है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जहां कट्टरपंथ बढ़ जाता है, आप सब लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा ना कि सूफीज्म का बड़ा महत्व है इस्लाम में। सूफीज्म में 4 सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। केवल कश्मीर में कट्टरता बढ़ गई। पहले कश्मीर को कहते थे ना कि सूफीज्म का सेंटर है, आज चारों में से एक भी वहां नजर नहीं आता है। वही नजर आता है जहां भारतीय संस्कृति है। और आपको यह भी बात समझिए कि सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, उनको शरण कहां मिली? भारत में। ऑल सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी आर हियर, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, सारे चर्चेज यहां पे पाए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये हमने रियल में भी दिखाया है। जब दुनिया में सिर्फ मार काट हिंसा हो रही थी, उस जमाने में हमने शांति का वह संदेश देके दिखाया है। इसलिए फाइनली आई वुड लाइक टू से वी आर मार्चिंग अहेड टू मेक इंडिया द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वी आर मार्चिंग अहेड टू मेक इंडिया one of the most powerful armies of the world, but we are also marching ahead to make India inspiration of the world, not only the knowledge center, the inspirational center. और वो क्या था? आप सबने नालंदा तक्षशिला का नाम सुना होगा। नालंदा तक्षशिला में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते थे बच्चे, पढ़ाई के तो बहुत से सेंटर थे। बैजेंटीन की भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। बगदाद का बैतुल हिकमत का नाम सुना होगा, वो भी था। मगर इंडिया में जानते क्या मिलता था? जो हमारे यहाँ कहा गया है कि एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव।